हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू का वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मेरी सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए। ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है और अपकमिंग पीसीएस एग्जेक्टिव एग्जामिनेशन के मेंस में या ऐसे राइटिंग में या इंटरव्यू में मैं इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सो हैव पेशेंस एंड लिसन टू द वीडियो प्रॉपरली। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक खबर छपती है, ट्रंप विल विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काईज आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, जिसमें यह बताया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके ऑफिशियल्स ने यह डिसाइड किया है कि हम रशिया को यह इन्फॉर्म कर देंगे कि हम ओपन स्काईज ट्रीटी, जो कि आज से 30 साल पहले 3 डेकेड्स पहले नेगोशिएट की गई थी, हम उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं। ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि सेंसर इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड सर्वेलेंस प्लेन्स को, नजर रखने वाले एयरक्राफ्ट्स को दूसरी कंट्री की टेरिटरीज के ऊपर फ्लाई करने की परमिशन देती है ताकि मिलिट्री एक्शन के ऊपर नजर रखी जा सके। नेक्स्ट, ये ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है? ओपन स्काईज ट्रीटी 1 जनवरी 2002 को फोर्स में आती है। इसमें इस समय 35 पार्टीज हैं और ये ट्रीटी अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट्स अलाउ करती है एक देश द्वारा दूसरे देश की पूरी टेरिटरी के ऊपर। इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है सब पार्टिसिपेंट नेशंस का, और मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मैनर में नजर रखी जा सकती है। और ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है जिससे मिलिट्री फोर्सेस और उनकी एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए कामों में ओपननेस बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। इसमें जो देश दूसरे देश के ऊपर फ्लाई करना चाहता है उसके लिए पूरा एरिया एक्सेसिबल होता है, चाहे वो मेनलैंड हो, चाहे वो आइलैंड्स हो, चाहे वो इंटरनल और टेरिटोरियल वाटर्स हो। तो पूरी की पूरी टेरिटरी ऑब्जर्वेशन के लिए एक्सेसिबल बनानी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स को सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट सेफ्टी के कारण रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भी ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे कि इस ट्रीटी की मेन प्रोविजंस क्या हैं। 4 प्रोविजंस के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, जो ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट है वो या तो ऑब्जर्विंग पार्टी या ऑब्जर्व्ड पार्टी, डिपेंड करता है ऑब्जर्व्ड पार्टी की चॉइस के ऊपर, प्रोवाइड कर सकते हैं। और जितने भी ओपन स्काईज एयरक्राफ्ट होते हैं और उनके जो सेंसर्स होते हैं उनको स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हासिल करनी पड़ती हैं, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शंस से गुजरना पड़ता है ताकि ट्रीटी के स्टैंडर्ड्स के साथ वो कंप्लायंट रहें। नंबर 2, इनके ऊपर वीडियो सेंसर्स हो सकते हैं, ऑप्टिकल पैनोरामिक सेंसर्स हो सकते हैं, कैमराज हो सकते हैं डे लाइट फोटोग्राफी के लिए, इंफ्रारेड लाइन स्कैनर्स हो सकते हैं डे लाइट कैपेबिलिटी के लिए, सिंथेटिक अपर्चर राडार्स हो सकते हैं डे नाइट ऑल वेदर कैपेबिलिटीज के लिए। और फोटोग्राफिक इमेज क्वालिटी इस तरह की परमिटेड है कि मिलिट्री इक्विपमेंट को पहचाना जा सके। उसके बाद एक स्टेट द्वारा इकट्ठी की गई इमेजरी या इंफॉर्मेशन सब मेंबर स्टेट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह मेंबर स्टेट्स के पास जो डेटा इकट्ठा होता है वो जितना डेटा वो खुद इकट्ठा कर सकती थी उससे ज्यादा इकट्ठा होता है। तो इट्स ए गुड मेथड ऑफ म्यूचुअल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नंबर 4, every state party is obliged to accept a certain number of overflights each year, जिसको पैसिव कोटा कहा जाता है कि इतनी फ्लाइट्स आपको कम से कम अपने देश के ऊपर से गुजरने की परमिशन देनी ही होगी या आपको उन फ्लाइट्स को एक्सेप्ट करना ही होगा। यह डिपेंड करता है कंट्री के ज्योग्राफिक एरिया के ऊपर। बड़े नेशंस के ऊपर से ज्यादा सर्वेलेंस फ्लाइट्स गुजरेंगी या उनको ज्यादा सर्वेलेंस फ्लाइट्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी पैसिव कोटा के तहत। और जो एक कंट्री भेजेगी दूसरी कंट्री के ऊपर तो उसको उनका एक्टिव कोटा कहा जाता है। तो जो आपने एक्सेप्ट की वो पैसिव कोटा, जो भेजी वो एक्टिव कोटा। देन कम्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी। एक बॉडी है ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशन, जिसमें सब 35 पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उनका काम है इस
ओपन स्काईज ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना, कंप्लायंस को मेंटेन करना, एक्टिव कोटास को डिस्ट्रीब्यूट करना, और अगर कोई क्वेश्चंस उठते हैं तो उनको रिजॉल्व करना। तो इसी ट्रीटी के मैकेनिज्म्स के तहत 72 घंटे पहले नोटिस देना पड़ता है ऑब्जर्विंग कंट्री को, ऑब्जर्विंग कंट्री द्वारा ऑब्जर्व्ड कंट्री को, कि हम आपकी कंट्री के ऊपर से फ्लाई बाय करेंगे। तो दैट इज हाउ दिस ट्रीटी वर्क्स। देन मेंबर्स ऑफ द ट्रीटी, आपके पास यहां ग्रीन कलर में मैप के ऊपर मेंबर कंट्रीज नजर आ रही होंगी। 1 जनवरी 2002 को ये ट्रीटी फोर्स में आती है और इनमें से जो 34 नेशंस हैं उन्होंने साइन भी किया, रेटिफाई भी करवाया। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अपनी पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाया है। किर्गिस्तान एक ऐसी नेशन है जिन्होंने सिग्नेचर्स तो किए हैं लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। देन कम्स हिस्ट्री ऑफ द ट्रीटी। इस ट्रीटी की जो हिस्ट्री है वो कोल्ड वॉर के समय में जाती है। कोल्ड वॉर का समय 1947 से लेके 1991, तो आप कह सकते हैं एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 से लेके डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर के बीच का जो समय है। इस समय सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दो बड़ी पावर्स थी और उनके बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, और उनके साथ उनकी सपोर्टिंग कंट्रीज, जैसे यूएसएसआर की सपोर्टिंग कंट्रीज को ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था और यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्टिंग कंट्रीज के ग्रुप को ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था। ये उस समय सुपर पावर्स के बीच में एक डायरेक्ट वॉर की बजाय एक दूसरे को टेक्नोलॉजिकल फ्रंट के ऊपर, एक दूसरे को प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू, प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि अगर एक नेशन यूएसएसआर के ऊपर हमला करेगी तो यूएसए खुद उससे यूएसएसआर से नहीं लड़ेगा, उल्टा बाहर से उस नेशन को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से प्रॉक्सी वॉर्स इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ उस समय लड़ी। तो आपके क्विक रेफरेंस के लिए ईस्टर्न ब्लॉक क्या होता है? ईस्टर्न ब्लॉक को कम्युनिस्ट ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक भी कहा गया। ये उस समय सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ नेशंस थी जो कि यूएसएसआर के ग्रुप में यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। और इसी तरह वेस्टर्न ब्लॉक को कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहा गया, जिसमें यूएसए को सपोर्ट की जाने वाली नेशंस का ग्रुप था। ये अपने आप को फ्री वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड कहती थी, और ईस्टर्न ब्लॉक को ये लोग कम्युनिस्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कहते थे। तो जिनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट आइजनहावर उस समय के यूएसएसआर के प्रीमियर निकोलाई बुल्गैनिन के सामने एक म्यूचुअल सर्वेलेंस का प्रपोजल रखते हैं, इस बात की रीएश्योरेंस के लिए कि कोई भी कंट्री आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला करने की तैयारी नहीं कर रही है, किस तरह का मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, किस तरह का इक्विपमेंट मूवमेंट हो रहा है, किन एरियाज में हो रहा है। लेकिन उस समय जो सोवियत जनरल सेक्रेटरी थे निकिता खुराशेव, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो जुलाई 1955 में इसी प्रपोजल को ओपन स्काईज प्रपोजल का नाम जो है वो दिया गया था। लगभग 34 साल बाद फरवरी 1990 में यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश के कहने पर, या कह लीजिए उनकी लीडरशिप के अंडर, ओटावा कनाडा में एक मीटिंग होती है जिसमें सब नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज और वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज जो हैं वो हिस्सा लेती हैं। इन नेगोशिएशंस के बाद 24 मार्च 1992 को हेलसिंकी, फिनलैंड में ओपन स्काईज ट्रीटी के ऊपर जो है वो सिग्नेचर्स होते हैं। यूएसए की तरफ से जेम्स बेकर जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और 23 और कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसके ऊपर साइन किया। और अल्टीमेटली 2 जनवरी 2002 को ये ट्रीटी जो है वो पूरी तरह से फोर्स में एंटर होती है, जब रशिया और उनके पड़ोसी मुल्क बेलारूस ने अपना रेटिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करवाया।
तो एक क्विक रेफरेंस, बीच में आपके पास दो शब्द आए, नाटो और वॉर्सो पैक्ट, तो इसके बारे में हम लोग छोटा सा एक क्विक रेफरेंस लेंगे। पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो के बारे में, इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की 30 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है ये 4 अप्रैल 1949 को साइन की गई थी। इसमें ये कंट्रीज ने एक डिफेंस फोर्स बनाई है जो कि कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करती है अगर नेटो से बाहर का कोई भी कंट्री इन नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला करता है। तो नेटो का हेडक्वार्टर इवियर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और अभी ये नॉर्थ मैसिडोनिया एक यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने 27 मार्च 2020 को इसको ज्वाइन किया है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से। वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या वॉर्सो पैक्ट के बारे में बात करें तो इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जाता है, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। तो ये भी कलेक्टिव डिफेंस के लिए एक ट्रीटी हुई थी वॉर्सो पोलैंड में बिटवीन सोवियत यूनियन एंड 7 अदर ईस्टर्न ब्लॉक सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, मई 1955 में कोल्ड वॉर ईरा के दौरान। नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे कि ये जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है ये इसके पीछे बेस क्या रहा। 22 मई 2020 को यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पॉम्पियो ने ये अनाउंस किया कि यूएसए ओपन स्काईज पॉलिसी में से विड्रॉ करेगा और इफेक्टिव डेट जो रहेगी वो 6 मंथ्स फ्रॉम द अनाउंसमेंट, मतलब दिसंबर 2020 तक जो है वो यूएसए ओपन स्काईज ट्रीटी में से पूरी तरह से विड्रॉ कर जाएगा। और उन्होंने कहा है कि अगर रशिया रिटर्न्स टू फुल कंप्लायंस विद द ट्रीटी तो दे कैन थिंक ओवर देयर डिसीजन। तो इस सारी की सारी प्रॉब्लम का बेस क्या रहा? 2015 से यूएसए ये कह रहा है कि रशिया इस ट्रीटी के साथ नॉन कंप्लायंट है। या तो रशिया फ्लाइट्स को क्लियरेंस देने में डिले करता है या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। जैसे 2019 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि एक 500 किलोमीटर का इलाका है रशिया में जो है दैट इज कैलिनिनग्राद का इलाका, जॉर्जियन रीजन, अबखाजिया, साउथ ओसेशिया का इलाका, इसी तरह यूक्रेन क्रीमिया का इलाका, वहां पर रशिया फ्लाइट्स की सर्वेलेंस को या डिले करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिफरेंस पैदा हुआ जिसमें 2015 के बाद से यूएसए रशिया के ऊपर रिपीटेडली नॉन कंप्लायंस के चार्जेस लगाता है। तो यहां से बेस बनता है यूएसए के विड्रॉल का। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंप्लीकेशंस एंड फ्यूचर। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन है तो यहां से ये यूएसए की डेवलपिंग जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बारे में एक हिंट देता है कि फ्यूचर में और आर्म्स कंट्रोल मेजर्स में से भी यूएसए विड्रॉ कर सकता। अब इस सारे विड्रॉल में से हमें एक फ्यूचर में डेवलप होती हुई जियोपॉलिटिकल रेस के बारे में भी नजर आता है, चाइना एंगल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिपीटेडली कहा है कि चाइना को इस तरह के आर्म्स कंट्रोल अरेंजमेंट्स में शामिल करना चाहिए और यूएसए रशिया की जो ट्रीटीज हैं ये यूएसए के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है कि वो चाइना को इफेक्टिवली इस तरह के अरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व कर सके। तो शायद ये जो ग्रोइंग टेंशन है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, ये नया कोल्ड वॉर ईरा है, ये नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और यूएसए के इस तरह के मूव्स चाइना को इस तरह के आर्म्स कंट्रोल मेजर्स के अंदर इंक्लूड करने के रास्ते को क्लियर करेंगे। चाइना के ऊपर एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है, ये इसका फ्यूचर हो सकता है। तो यहां से हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कंपटीशन जो है अब वो इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए चाइना के बीच का जो इलाका है, इंडो पैसिफिक ओशन का इलाका, उस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और यूएसए चाइना के साथ डायरेक्टली आर्म्स कंट्रोल अरेंजमेंट्स के अंदर एंगेज होना चाहता है। यूएसए के
इस तरह के मूव्स के एविडेंसेस और भी हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट के साथ डील करता है, उसमें से यूएसए का विड्रॉ कर जाना, ईरान न्यूक्लियर डील में से यूएसए का विड्रॉ कर जाना। इसी तरह फरवरी 2021 में न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के नॉन रिन्यूअल के हिंट देना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये एक नई तरह की डेवलपिंग फ्यूचर जियोपॉलिटिकल इंक्लिनेशन के बारे में हिंट्स हैं। यूएसए ने रिसेंटली 2 अगस्त 2019 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी में से भी विड्रॉ किया। यह ट्रीटी यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में 1987 में साइन की गई थी, जिसमें ये दोनों नेशन इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्ट रेंज की लैंड बेस्ड मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर कैपेबल होंगी उनको एलिमिनेट करेंगी, लेकिन इसमें सी लॉन्च्ड मिसाइल्स कवर्ड नहीं थी। और न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसमें से पोटेंशियल विड्रॉल यूएसए का नजर आ रहा है। द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, it entered into force on 5th February 2011. The New START treaty between Russia and USA imposes a ceiling, मतलब एक limit, on operational strategic nuclear weapons of 700 launchers and 1550 warheads each. तो ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स आमतौर पर जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये बहुत लॉन्ग रेंज के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, तो इनके नंबर को लिमिट करना है। 2010 में ये सारी प्रैक्टिस शुरू होती है और ये 2021 में लैप्स होगी, और यूएसए ने कहा है कि अगर चाइना को इन ट्रीटीज के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता तो चाइना अपना न्यूक्लियर स्टॉकपाइल डबल करेगा। तो यूएसए का यहां से भी पोटेंशियल विड्रॉल नजर आ रहा है। तो इस ओवरऑल टॉपिक के ऊपर जो मेरी पर्सनल थॉट है वो ये है कि along with US exit from other major arms control treaties, this move reveals a disconcerting pattern of pointless hostility to treaties which will make future accords more difficult to negotiate. तो दुनिया में आर्म्स रेस को कंट्रोल करने के लिए अगर फ्यूचर में कोई अकॉर्ड्स होती हैं तो यूएसए का इस तरह का एटीट्यूड जो है वो दुनिया को अनसेफ बनाएगा। चाइना, यूएसए और रशिया का जो इस समय ट्राइपोल डेवलप हो रहा है, इनके बीच में अगर अच्छी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज नहीं होती तो इट इज गोइंग टू एंडेंजर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इन ए बिग वे। वीडियो के बीच में 3 रेफरेंसेस आए हैं, कालिनिंग्राद, क्रीमिया यूक्रेन, अबखाजिया जॉर्जिया। तो इन तीनों के मैप्स आपको इन स्लाइड्स में नजर आएंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो के अंदर दी गई सारी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से सुना होगा। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्ड में कोई भी इश्यू आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। कीप विजिटिंग अवर चैनल, कीप लाइकिंग अवर वीडियोस एंड कीप स्प्रेडिंग द गुड नॉलेज टू मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, हैव अ गुड डे।